नमस्कार मित्रों, आज दिनांक 30 अगस्त 2020 को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन के हित में वह खबरें होती हैं जो समाचार पत्रों में छाई हुई होती हैं और इसमें जो भी न्यूज़ दिखाई जाएंगी, आपको जो भी बताई जाएंगी, वह सारी न्यूज़ ऑथेंटिक होंगी और किसी प्रकार की फेक न्यूज़ नहीं होगी। तो चलते हैं दोस्तों पहली खबर के साथ। पहली खबर लगी है 63% अभ्यर्थी चाहते हैं सितंबर में हो जेईई व नीट। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई और राष्ट्रीय पात्रता सह परीक्षा नीट को सितंबर में कराने को लेकर जारी खींचतान के बीच देश भर के 63% अभ्यर्थी व उनके अभिभावकों ने कहा कि परीक्षा समय पर होनी चाहिए। लोकल सर्कल की तरफ से किए गए ऑनलाइन सर्वे में यह बात सामने आई कि जेईई 1 से 6 सितंबर जबकि नीट 13 सितंबर को आयोजित होनी है। अगर इसमें खींचतान मची रहेगी और ये टलती रहेगी लगातार, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये हो सकती है कि बच्चों को की जो तैयारियां है वो पोस्टपोन होने पर बच्चों की तैयारियां खराब हो सकती हैं। थोड़ा सा अनरेगुलरिटी आ जाती है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें खराब हो सकती हैं। अगली खबर लगी है अंतिम वर्ष की परीक्षा के छात्रों को मिलेगा छात्रावास। यह खबर है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय प्रशासन ने 10 सितंबर से अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। यह परीक्षा 10 सितंबर से प्रारंभ हो सकती है। परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय के अधिकृत वेबसाइट पर अगले हफ्ते अपलोड कर दिया जाएगा। कुल सचिव अमित कुमार के अनुसार विश्वविद्यालय की परीक्षा 14 दिन तक चलेगी। परीक्षा के लिए उन विद्यार्थियों को छात्रावास में रहने की अनुमति दी जाएगी जिनको छात्रावास आवंटित है, लेकिन विद्यार्थियों को छात्रावास में आने से 2 दिन पहले विश्वविद्यालय प्रशासन को सूचित करना होगा। साथ ही उन्हें मास्क और सैनिटाइजर साथ रखना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी को छात्रावास में ही रहना होगा। कुल सचिव ने के अनुसार छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को छात्रावास के बाहर और बाहरी व्यक्तियों से मिलने की अनुमति नहीं होगी। विद्यार्थी केवल परीक्षा देने के लिए ही छात्रावास से बाहर जा सकेंगे ताकि विद्यार्थियों को कई गुना संक्रमण से बचाया जा सके। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक हॉस्टल में रुकने वाले स्टूडेंट्स को हॉस्टल के बाहर जाने व बाहरी व्यक्ति से मिलने के लिए रोक रहेगी। यह है न्यूज़। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि जिन विद्यार्थियों के पेपर हैं, एग्ज़ाम हैं, तो वो विद्यार्थी 2 दिन पहले विश्वविद्यालय प्रशासन को सूचित करेगा और उन्हें केवल एग्ज़ाम देने जाएगा। इसके बाद वह न बाहरी व्यक्तियों से मिल सकता, ना खुद ही बाहर जा सकता। अगली खबर लगी हुई है टीजीटी बायो बाहर विज्ञान के लिए चयन किया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। टीजीटी बायो बाहर विज्ञान के लिए चयन किया जाएगा। अभी तक जो होता था उसमें टीजीटी बायो की अलग से वैकेंसी आती थी, लेकिन जहाँ तक कि बताया जा रहा है कि 2020 में अब टीजीटी बायो का कोई अलग से पद नहीं बल्कि टीजीटी साइंस करके आएगा। देखिए, जानते हैं आगे क्या है। प्रयागराज से खबर लगी हुई है प्रदेश के तकरीबन 4,500 सहायक प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और पीजीटी पदों पर सितंबर के दूसरे सप्ताह तक संभावित भर्ती हाई स्कूल स्तर पर टीजीटी बायो को बाहर कर दिया गया है। टीजीटी बायो को बाहर कर दिया गया है। इस बार अन्य विषयों के साथ टीजीटी विज्ञान विषय का चयन होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जिलों से जो अध्याचन मंगाया है उसमें टीजीटी बायो का अध्याचन नहीं है। इससे पहले चयन बोर्ड ने 2016 में टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 10,000 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। उसमें टीजीटी जीव विज्ञान के 304 और टीजीटी विज्ञान के 1140 पद थे। हालांकि चयन बोर्ड ने भर्ती की समीक्षा के बाद 12 जुलाई 2018 को टीजीटी बायो की भर्ती यह कहते हुए निरस्त कर दी थी कि यह विषय हाई स्कूल स्तर पर अलग से नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए इस पर चयन का कोई औचित्य नहीं है। इसके बाद 2 साल से भटक रहे 67,000 अभ्यर्थी नहीं हुई परीक्षा। चयन बोर्ड ने टीजीटी बायो के अलावा हाई स्कूल स्तर पर काष्ठ शिल्प, पुस्तक कला टंकण और आशुलिपि टंकण
व इंटर स्तर पर पीजीटी वनस्पति विज्ञान, जबकि हाई स्कूल पर इंटर स्तर पर संगीत विषय समाप्त कर दिए हैं। इनमें से टीजीटी बायो के 304 पदों के लिए 67,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इन अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसके बाद सुनवाई हुई तो सुनवाई में हाई कोर्ट ने 13 फरवरी 2020 को भर्ती का आदेश दिया। उसके बाद चयन बोर्ड ने 20 फरवरी को इस भर्ती को निरस्त करने संबंधी अपने आदेश को वापस ले लिया था। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, चयन बोर्ड ने 2018 में निरस्त की टीजीटी 16 बायो की भर्ती। सितंबर दूसरे सप्ताह तक नई भर्ती के लिए विज्ञापन आने की उम्मीद। सितंबर के दूसरे सप्ताह में हो सकता है टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ जाए और 2018 में निरस्त कर दी 2016 वाली बायो की भर्ती। आगे इसमें देखिए क्या होता है। अभी बच्चे इसमें कुछ करेंगे मतलब पहले तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष से मिलेंगे। संस्कृत प्रवक्ता चयन में उत्तर सही करने का निर्देश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संस्कृत प्रवक्ता चयन परीक्षा के विवादित प्रश्न के उत्तर को सुधारने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग से 10 सितंबर के पहले इस प्रश्न के उत्तर को सुधारकर नई उत्तर कुंजी जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने प्रवीण कुमार तिवारी व 11 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता हौसला प्रसाद मिश्र को सुनाते हुए निस्तारित करते हुए आदेश दिया है। प्रवक्ता संस्कृत भर्ती 2016 में एक प्रश्न के उत्तर पर अभ्यर्थियों की आपत्ति है। प्रश्न था, ग्रामम गच्छस्तृणम स्पृशति में तृणम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से होती है? चयन बोर्ड ने इसका उत्तर तथायुक्तम चानिसीप्तम, जबकि अभ्यर्थियों का कहना है इसका उत्तर कर्मणि द्वितीया होगा। हालांकि यह प्रश्न प्रवक्ता परीक्षा 2013 में आया था। अगली खबर है, सितंबर में मेरिट जारी होने की उम्मीद। लखनऊ विश्वविद्यालय में सन 2020 से 21 में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑफ कैंपस ऑनलाइन काउंसलिंग कराई जाएगी। ये आवेदन करने वाले छात्र कहीं भी बैठकर काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए यह रूल फॉलो करने का फैसला लिया गया है। कुलपति ने बताया कि करीब 42,000 छात्र छात्राओं ने इस बार प्रवेश के लिए आवेदन किया है, लेकिन दस्तावेज अपलोड करने वालों की संख्या कम रही। इसको देखते हुए दस्तावेज अपलोड करने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया है। उन्होंने बताया कि अपलोड करने की प्रक्रिया के दौरान ही अभ्यर्थी के सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि आवेदन की प्रक्रिया 31 अगस्त को पूरी होने के बाद 2 से 3 दिन के भीतर मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि शासन के निर्देश पर 1 अक्टूबर से नए सत्र की कक्षाएं शुरू करने की तैयारियां चल रही हैं। बता दें, लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक में सीट की संख्या करीब 3500 है। उधर परा स्नातक में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी होगी। ये डिप्लोमा में 31 तक मौका। लखनऊ विश्वविद्यालय में इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुए हैं। एलयू के पीजी डिप्लोमा कोर्सेज में स्टूडेंट्स 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इन डिप्लोमा कोर्सेज में आवेदन की तारीख को बढ़ाने पर एलयू ने फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया है। जिसे भी आवेदन लेना हो तो वो आवेदन जिसने भी किया हो तो वह काउंसलिंग में भाग ले सकता है, और पीजी में जिसको प्रवेश लेना है उसको प्रवेश परीक्षा देना होगा। अगली खबर लगी है, अगले साल मार्च से शुरू हो जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अगले साल मार्च से शुरू हो जाएगा। और इसके बाद 340.824 किलोमीटर है एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई। 8 पैकेजों में बांटा गया है। एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 6 लेन चौड़ा और 8 लेन तक एक्सपेंडेबल है। इसके बाद 9 जिलों की बदल जाएगी अर्थव्यवस्था ये है 9 जिलों की बदल। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे प्रदेश के 9 जिलों बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से गुजरेगा। ये जिले प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल हैं। एक्सप्रेस वे के निर्माण से इस अल्प विकसित क्षेत्र का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकेगा, आर्थिक संपन्नता आएगी। यह एक्सप्रेस वे न केवल इस
क्षेत्र के विकास में अहम रोल अदा करेगा, बल्कि यह लोगों की जीवन शैली में भी बदलाव लाएगा। औद्योगिक वाणिज्यिक गतिविधियों के अलावा पर्यटन का भी इन क्षेत्रों में विस्तार होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के एक अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और एग्रीकल्चर सेंटर के की तरह काम करेगा। पूर्वांचल के सामानों का बड़े बाजारों में परिवहन आसान हो सकेगा, जो अब तक धन और समय के लिहाज से काफ़ी खर्चीला है। खासकर इस इलाके के एग्री प्रोडक्ट जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उनका एक्सप्रेसवे के जरिए आसानी से बड़े शहरों तक ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकेगा। देश और विदेश की कंपनियां इस एक्सप्रेसवे के किनारे निवेश करने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे जो है मार्च से शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या है, जो नए ज़िले हैं, 9 ज़िले हैं वो पिछड़े हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, औद्योगिक स्थिति सुधर जाएगी। तो इस तरीके से ये मतलब जो पिछड़े ज़िले हैं उन पर ज़्यादा विकास होगा। अगली खबर लगी हुई है, लखनऊ विश्वविद्यालय में यूजी के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लखनऊ विश्वविद्यालय में यूजी के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग आप घर बैठे करा सकते हैं, कहीं से भी। जिसको भी यूजी में प्रवेश लेना हो तो 31 अगस्त को आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2 से 3 दिन के भीतर काउंसलिंग होगी। इसके बाद एक ही मतदाता सूची पर पूरे देश में चुनाव की तैयारी। सरकार लोकसभा, विधानसभा एवं स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची बनाने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। इससे मतदाता सूचियों की विसंगति खत्म करने और उनमें एकरूपता लाने को मदद मिलेगी। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। संविधान के राज्यों को पंचायत एवं निकाय चुनावों के लिए अपने नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। उन्हें यह भी अधिकार है कि वह अपने स्तर पर मतदाता सूची तैयार कराएं। विधानसभा चुनाव के लिए तैयार चुनाव आयोग की मतदाता सूची का प्रयोग करें। अब केंद्र सरकार लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकायों के लिए एक ही मतदाता सूची तैयार करने से एकरूपता आएगी और खर्च भी कम होगा। एक अधिकारी ने कहा कि अलग अलग मतदाता सूची होने के कारण एक ही काम पर दोहरा खर्च होता है। यह मतदाताओं के लिए भी एक विसंगति नहीं रहेगी। कई बार ऐसा देखने को आता है कि किसी व्यक्ति का एक मतदाता सूची में नाम होने के बाद भी वह दूसरी सूची में नहीं होता है। इस महीने की शुरुआत में ही बैठक बुलाई थी, जिसमें कानून मंत्रालय व चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों से मौजूदा अव्यवस्था एवं संभावनाएं राय मांगी गई। तो दोस्तों, ये है अब पूरे देश में एक ही मतदाता सूची होगी, जिसमें कर्मचारियों को दोहरा काम नहीं करना पड़ेगा और इसमें समय भी कम लगेगा और काम भी ज़्यादा होगा। एक ही काम के लिए नहीं होगा। केंद्र व राज्य में अलग अलग खर्च भी कम लगेगा, काम भी कम करना पड़ेगा और जो विसंगतियां उत्पन्न होती हैं वो विसंगतियां भी नहीं होंगी। अगली खबर लगी हुई है, ये 2 से अधिक बच्चे होने पर पंचायत चुनाव लड़ने पर लग सकती है रोक। जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से ये एक बहुत प्रोत्साहित करने की कवायद है। सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे अंतिम फैसला। इसमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पर भी विचार किया जा सकता है। 2 बच्चों तक अनिवार्यता के साथ ही पंचायती जनप्रतिनिधियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने का भी सुझाव दिया गया है। कुछ राज्यों ने इसकी शुरुआत भी की है। इस मुद्दे पर भी भाजपा और प्रदेश सरकार के राज्य स्तर पर विचार किया जा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार 2 या 2 से अधिक बच्चे वाले को पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है। खुद पंचायती राज मंत्री इसके पक्षधर में हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान समेत कुछ अन्य नेता मुख्यमंत्री को इस संबंध में पत्र लिख चुके हैं। अंतिम फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर छोड़ा गया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को भाजपा के वैचारिक व सियासी एजेंडे को हिस्सा माना जाता है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग 2 चाइल्ड पॉलिसी बनाने की कवायद भी कर रहा है। कुछ राज्य ने त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में 2 से ज़्यादा बच्चों के माता पिता को चुनाव लड़ने पर रोक संबंधी कानून बनाए हैं। वहीं प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर इस संबंध में सुझाव दे चुके हैं। जबकि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने 11 जुलाई को मुख्यमंत्री को
वो पत्र लिखकर 2 से ज़्यादा बच्चे वाले को पंचायती राज चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की थी। डॉक्टर बालियान ने बताया कि प्रदेश में 25 से 30 लाख लोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ते हैं। यदि चुनाव लड़ने के लिए ऐसे लोगों को अयोग्य घोषित किया जाएगा तो जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहन मिलेगा। लिहाजा उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव में इसकी पहल की जाए। वहीं पंचायती राज मंत्री का कहना है उत्तराखंड, हरियाणा, उड़ीसा समेत करीब आधा दर्जन राज्यों ने ऐसा प्रावधान पहले से लागू है। यूपी में भी अब यह विषय सुझाव के स्तर पर है। माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी अब जनसंख्या नियंत्रण को मेंशन करते हुए पंचायत चुनाव में अब जिस पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जिसके भी 2 या 2 से अधिक बच्चे होंगे तो नहीं 2 से अधिक बच्चे वालों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगली खबर लगी है प्रवक्ता के साक्षात्कार में नेट का दे दिया भारांक। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने एक अभ्यर्थी को पीएचडी पूरी नहीं होने के बावजूद साक्षात्कार में नेट के 10 अंक का भारांक देकर प्रवक्ता भूगोल के पद पर अंतिम चयन कर दिया। हमीरपुर के एक इंटर कॉलेज में प्रवक्ता का चयन होने पर यह मामला सामने आया। अभी तक चयन बोर्ड की ओर से पीएचडी में भारांक देने का नियम रहा है, नेट के बदले अंक देने का कोई नियम नहीं है। हमीरपुर में इंटर कॉलेज में चयनित एक प्रवक्ता को बिना पीएचडी के भारांक दे दिया गया। इसकी शिकायत जब डॉक्टर अनूप सिंह ने चयन बोर्ड से की तो वहां पर उन्होंने कोई जवाब नहीं मिला। इस पर उन्हें आरजीआरएस पोर्टल पर शिकायत की तो हमीरपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक श्याम सरोज वर्मा ने यूपी बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय के अपर सचिव को भेजी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि भूगोल के पद पर चुने गए प्रवक्ता को पीएचडी के अंक नहीं दिए गए हैं। चयन बोर्ड की ओर से उन्हें नेट के नंबर दिए गए हैं। बाद में जिला विद्यालय निरीक्षक ने शिकायतकर्ता डॉक्टर अनूप सिंह को भेजे गए जवाब में कहा उनकी शिकायत पोषणीय नहीं होने के चलते उसे निरस्त किया जाता है। चयन बोर्ड ने किस आधार पर नेट अर्हता वाले अभ्यर्थी को 10 अंक का भारांक दिया, इस बारे में चयन बोर्ड का कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। इसमें पता नहीं, हो सकता है मानवीय त्रुटियां हुई हों कि क्या हुआ हो। तो इसमें प्रवक्ता पद में था और इसमें पीएचडी का भारांक दिया जाता है, ना कि नेट का भारांक दिया जाता है। तो वह पीएचडी का भारांक तब दिया जाता है जब पीएचडी पूरी हो जाती है, तब दिया जाता है। वह व्यक्ति जो था तो वह पीएचडी में एनरोल्ड था, नेट क्वालिफाई था, तो उसमें नेट का भारांक दे दिया गया था। इस वजह से किसी दूसरे व्यक्ति ने उसका शिकायत की तो फिर उसका निरस्त हुआ, उसकी पोस्ट निरस्त हुई। शिकायत पोषणी के चलते उसे निरस्त कर दिया गया है। अब अगली, सूबे में खुलेंगे स्ववित्त पोषित महाविद्यालय, स्थापना के लिए 30 से 40 लाख मिलेगा अनुदान। प्रदेश के नए स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों की स्थापना के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने निजी प्रबंध तंत्रों से आवेदन मांगे हैं। इन महाविद्यालयों की स्थापना असेवित विकास खंडों में की जानी है। प्रबंध तंत्रों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के तहत महाविद्यालय की स्थापना के लिए 30 से 40 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। महाविद्यालय की स्थापना में रोजगार का सृजन होगा। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच आसान होगी। आवेदन के लिए मानक तय किए गए हैं कि स्ववित्त पोषित महाविद्यालय वहां स्थापित किए जाने हैं जहां पूर्व से सह शिक्षा के लिए कोई संकाय या महिला महाविद्यालय संचालित न हो। असेवित विकास खंड सीमा से संयुक्त दूसरे असेवित विकास खंड की स्थिति में स्थापित किए जाने वाले महाविद्यालय की पारस्परिक सीधी दूरी 5 किलोमीटर से कम न हो, वह छात्राओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो। साथ ही प्रस्तावित महाविद्यालय की स्थापना के लिए भू अभिलेखों में महाविद्यालय द्वारा सोसाइटी के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अनिवार्य रूप से दर्ज हो एवं संयुक्त हो। महाविद्यालय के लिए संपर्क मार्ग अनिवार्य रूप से स्थित हो। तो ये है कि सूबे में खुलेंगे स्वायत्त पोषित महाविद्यालय। स्वायत्त पोषित महाविद्यालय खुलना है जिसमें कि उस जगह विद्यालय खुलेंगे। पहले तो 5 किलोमीटर के आसपास कोई महाविद्यालय नहीं होना चाहिए
फिर इसके बाद महाविद्यालय मतलब कोई संकाय नहीं होना चाहिए, जैसे विज्ञान संकाय या कृषि संकाय या फिर वाणिज्य संकाय, किसी प्रकार का कोई संकाय नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद ना ही कोई महिला विद्यालय होना चाहिए, ऐसी जगह पर स्ववित्त पोषित महाविद्यालय खुलेगा। इसके बाद अगली खबर लगी है, टकरा रही कई पेपर की तिथियां बदल जाएंगी। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, कई पेपर नेट के एग्ज़ाम से कई पेपर की डेट जो है मैच कर रही है, तो उसमें क्या हो जाएगा, बदल जाएंगी। 10 सितंबर से नहीं होंगी बीएड की परीक्षाएं। कल जारी होगा नया परीक्षा कार्यक्रम। नकल रोकने के लिए 4 कमरों पर रखा जाएगा अतिरिक्त कक्ष निरीक्षक। सीसीएमयू ने 1 सितंबर से परीक्षा कराने की सभी तैयारियां कर ली है। सभी सेंटरों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। सेंटरों में सैनिटाइजेशन करने के लिए विश्वविद्यालय वित्तीय सहायता देगा। बीएड परीक्षाएं 10 सितंबर से नहीं होंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन सोमवार को नया परीक्षा कार्यक्रम जारी करेगा। वहीं नेट दूसरी परीक्षाओं की तिथि विश्वविद्यालय के पेपर टकराने के कारण कई पेपरों की तिथियां बदल जाएंगी। तो इसमें वही खबर है जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि इसमें कई तिथियां मैच हो जाएंगी, और आपको मैंने ये भी बताया था कि ये तिथियां बदल जाएंगी। तो ये जो तिथियां हैं जो टकरा गई थी, वो तिथियां बदल गई हैं। सीसीएमयू ने अपने पूरा परीक्षा कार्यक्रम बदल दिया है जो मैच हो रहा था। हाँ, अब इसके आगे नेट की परीक्षा दें आप लोग, सभी लोग अच्छे से, और अपना बीएड का भी एग्ज़ाम दें। इसके बाद अगली खबर लगी, मेट्रो 7 सितंबर से, पर स्कूल अभी भी बंद। अनलॉक 4 में मेट्रो जो है 7 सितंबर से खुल जाएगी। सभी तरह के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक कार्यक्रम होंगे, लेकिन 100 से ज़्यादा लोग नहीं जुड़ सकेंगे। स्कूल कॉलेज में 50% टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ आएगा। बच्चों को नहीं जाना है, अध्यापकों को जाना है। स्कूल में गाइडेंस ले सकेंगे। 21 सितंबर से 9वीं व 12वीं के छात्र पेरेंट्स की मंजूरी से गाइडेंस लेने स्कूल आ सकेंगे। तकनीकी प्रोफेशनल कोर्स के पीजी, पीएचडी स्टूडेंट्स को भी यह छूट मिल सकती है। केंद्र ने देश भर में 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी है। राजनीतिक व धार्मिक कार्यक्रम 21 सितंबर से हो सकेंगे। ओपन एयर थिएटर भी इसी तरह से खुलेंगे, लेकिन कोरोना से बचाव में सभी के उपाय जरूरी होंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और एंटरटेनमेंट पार्क 30 सितंबर तक अभी भी बंद रहेंगे, ये लिखा है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और एंटरटेनमेंट पार्क 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी बैन रहेंगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अगर ओपन हो जाती तो फिर इसमें कोरोना की गतियां और बढ़ जाती। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार देर रात अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी की है, जो 1 सितंबर से लागू होंगी। हालांकि इसमें मिली छूटों पर अंतिम फैसला राज्यों को लेना है। गाइडलाइंस में मेट्रो सेवाएं धीरे धीरे शुरू करने की बात है। इसके लिए अलग से नियम बनेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर 21 सितंबर से कुछ छूट दी गई है, जैसे स्कूल, कॉलेज, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ बुला सकते हैं। पेरेंट्स की मंजूरी से 9वीं से 12वीं तक के छात्र गाइडेंस लेने स्कूल जा सकेंगे। तकनीकी और प्रोफेशनल कोर्स से जुड़े पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी स्टूडेंट्स को ऐसी ही छूट है। आईआईटी, पॉलिटेक्निक में ट्रेनिंग की मंजूरी है। ये है अनलॉक 4 की जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं, उसमें क्या क्या खुलेगा, क्या क्या नहीं खुलेगा, इसमें आपको सब कुछ बता दिया गया है। लेकिन यह अभी ये केंद्र सरकार का फैसला है। राज्य सरकार अपने यहाँ की कोरोना की स्थिति देखते हुए फैसला ले सकती है। इसके बाद थॉट है, जीवन में सबसे आसान और कठिन क्या है? गलती। क्योंकि दूसरा करे तो कहना आसान होता है, और अगर खुद से हो तो स्वीकारना कठिन होता है। ये एकदम 100% बात सही लिखी हुई है। जीवन में सबसे आसान और कठिन काम क्या है? गलती है। क्योंकि दूसरा करे तो कहना आसान होता है, क्योंकि अगर दूसरा कोई करता है तो आदमी को कहना आसान होता है, लेकिन जब कोई खुद करता है तो उसको मानने को ही नहीं तैयार होता है।
दूसरे को कहने के में जितनी आसानी होती है, उतना ही आप खुद को स्वीकारने में अगर आसानी महसूस करें तो फिर ऐसा हो ही नहीं। क्योंकि अगर हम दूसरे को जितना हम बताते हैं, उसकी गलतियां बताते हैं, उतना हम खुद से स्वीकार कर लें तो शायद जीवन में कुछ सरल और कठिन रह ही नहीं जाए, सब कुछ तो नॉर्मल हो जाए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमें प्रोत्साहित की भावना देता है। थैंक यू।